गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका ब्रूटली ऑनेस्ट के इस नए एपिसोड में। एक समय था जब बंगाल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का गढ़ था, यानी कैपिटल। इस भूमि ने ऐसे कई नेता और क्रांतिकारियों को जन्मा जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी और भारत के लोगों के दिलों में स्वराज का सपना सजाया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर खुदीराम बोस तक, जो सबसे कम उम्र में देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी पर हंसते हंसते चढ़ गए। बंगाल ने भारत को सिर्फ क्रांतिकारी नहीं, एक पूरा क्रांतिकारी युग दिया है। लेकिन इन तमाम नामों के बीच एक ऐसा नाम भी है जो शायद अपने क्रांतिकारी योगदान के लिए उतना तो प्रसिद्ध नहीं हुआ जितना अपनी आध्यात्मिक यात्रा के कारण पूरे जगत में प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे सेज वॉरियर की जिन्होंने भारत की आज़ादी के शुरुआती संघर्ष में एक अहम भूमिका निभाई और उसके बाद आध्यात्मिक मार्ग पर चलकर पूरी दुनिया को अपने विचारों से प्रभावित किया। आज मैं बात करने जा रहा हूं भारत के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर्स श्री औरोबिंदो घोष की। दोस्तों, 15 अगस्त 1872, ठीक वही दिन जो कई दशक बाद भारत की आज़ादी का दिन बना। इस दिन कोलकाता के एक वेस्टर्नाइज बंगाली फैमिली में औरोबिंदो घोष का जन्म हुआ। उनके पिता डॉक्टर कृष्णधुन घोष एक सिविल सर्जन और ब्राह्मो समाज के सदस्य थे। उनकी मां स्वर्णलता देवी ब्राह्मो मूवमेंट के प्रमुख सदस्य राजनारायण बोस की बेटी थी। कमल के संस्कृत शब्द से इंस्पायर होकर औरोबिंदो के पिता ने उनका नाम औरोबिंदो रखा और बाद में उन्होंने अपने एक ब्रिटिश दोस्त के सम्मान में औरोबिंदो के नाम में एक मिडिल नाम भी जोड़ा, अक्रियोत। 1879 में जब औरोबिंदो महज 7 साल के थे, उन्हें और उनके 2 बड़े भाइयों को इंग्लैंड भेज दिया गया पढ़ाई करने, ताकि वे पूरी तरह से वेस्टर्न अपब्रिंगिंग को प्राप्त कर सके। मैनचेस्टर में 5 साल बिताने के बाद उनके गार्जियन ऑस्ट्रेलिया चले गए, जिसके कारण उन्हें लंदन शिफ्ट होना पड़ा, जहां वे उनके गार्जियन की बुजुर्ग मां के साथ रहने लगे। और जब उनकी मां भी वहां से चली गई, तब सारे भाइयों को खुद ही सब कुछ मैनेज करने पर मजबूर होना पड़ा। घर से पैसे आना बंद हो गए और एक समय ऐसा भी आया जब सारे भाइयों को इंग्लैंड की बर्फीली सदियों में बिना कोट के रहना पड़ा, बिना गर्म कोट के। लेकिन कठिनाइयों के बीच प्रतिभा हमेशा रास्ता बनाती है। श्री औरोबिंदो ने स्कॉलरशिप पाई और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के किंग्स कॉलेज में दाखिला लिया और यहीं से शुरू हुआ उनका इंटेलेक्चुअल अपलिफ्टमेंट, जिसने आगे चलकर उन्हें ना सिर्फ एक ग्रेट थिंकर बनाया बल्कि भारत का अग्रिम क्रांतिकारी भी बनाया। कैम्ब्रिज में उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस प्रोग्राम की तैयारी की, लेकिन ब्रिटिश शासन की सेवा करना उन्हें कभी स्वीकार नहीं हुआ और इसी दौरान वे संस्कृत और बंगाली सीखने लगे और पहली बार उन्हें भारत से जुड़ाव महसूस हुआ। 1893 में भारत लौटकर वो बड़ौदा में महाराजा सायाजी राव गायकवाड़ III के लिए काम करना शुरू किया और बड़ौदा कॉलेज में पढ़ाना भी शुरू किया। पीटर हीस द्वारा लिखी गई एक बुक है, द लाइव्स ऑफ श्री औरोबिंदो। उसमें वो बताते हैं उन्होंने अपना सूट, शूज, सॉक्स और पब्लिक स्कूल एक्सेंट बरकरार रखा, लेकिन अपना इंग्लिश मिडिल नेम हटा दिया। बड़ौदा आने के बाद लोग उन्हें मिस्टर औरोबिंदो ए घोष के नाम से जानने लगे। दोस्तों, 1904 के आसपास की बात है जब श्री औरोबिंदो ने योग की शुरुआत की। उनके एक मित्र जो चंडोट के स्वामी ब्रह्मानंद के शिष्य थे, उन्होंने औरोबिंदो को प्राणायाम सिखाया और यहीं से शुरू होती है औरोबिंदो की आध्यात्मिक यात्रा। वो बताते हैं कि प्राणायाम के अभ्यास से उनका शारीरिक स्वास्थ्य सुधर गया, मन स्पष्टता से भर गया और चारों ओर एक सूक्ष्म ऊर्जा का अनुभव होने लगा। याद करने की शक्ति इतनी तेज हो गई कि पंक्तियां आसानी से याद रहकर सही क्रम में लिखने की क्षमता आ गई। श्री औरोबिंदो का विवाह 1901 में मृणालिनी बोस से हुआ था। वे चाहते थे कि उनकी पत्नी न केवल एक जीवन संगिनी बने, बल्कि उनके भीतर की आध्यात्मिक और राष्ट्रीय चेतना को भी समझें। एक खत में अपनी पत्नी को लिखते हुए वो स्वयं कहते हैं, मेरे अंदर
3 पागलपन है। पहला ये है कि जो कुछ भी भगवान ने मुझे दिया है वो सब उन्हीं का है। दूसरा पागलपन जो हाल ही में मुझ पर हावी हो गया है वो यह है कि मुझे किसी तरह ईश्वर को देखना है। अगर वो मौजूद है तो उसकी मौजूदगी को महसूस करना है। उससे मिलने का तरीका भी होगा। रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हूँ। और तीसरा, जहाँ लोग भारत को केवल ज़मीन समझते हैं, वहीं मैं इसे अपनी माँ के रूप में देखता हूँ। और दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, मेरी जो अगली फिल्म बंगाल के ऊपर आ रही है, उस पे यही लाइन मेरी इस कृति का, इस फिल्म का सार बना। मैंने भी माँ काली का ये आदेश समझा और इसीलिए मैंने ये फिल्म बनाई। दोस्तों, श्री औरोबिंदो अब केवल एक टीचर या पोएट नहीं थे, वे अब एक क्रांतिकारी बन रहे थे। 1905 में जब बंगाल का पार्टीशन हुआ तब उन्होंने बड़ौदा छोड़ कैलकाटा में अपना ठिकाना बनाया। औरोबिंदो इंडियन नेशनल कांग्रेस की नेशनल पॉलिटिक्स और अनुशीलन समिति के साथ बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन में जोर शोर से शामिल हो गए। श्री औरोबिंदो ने देश के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया और वो इस आंदोलन में पूरी तरह से कूद पड़े। उनके छोटे भाई बरिन इस आंदोलन के अहम स्तंभ बने। बरिन के अनुरोध पर ही औरोबिंदो ने क्रांतिकारी अखबार जुगांतर शुरू किया। इसमें ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खुलेआम लेख छपा करते थे। 1906 में श्री औरोबिंदो वंदे मातरम न्यूज़पेपर के एडिटर बने और इसके जरिए उन्होंने स्वतंत्रता, स्वदेशी, नेशनल एजुकेशन और ब्रिटिश रूल के खिलाफ क्रिटिसिज्म को बड़े ही इंटेलेक्चुअल और उससे भी ज़्यादा करेजियस ब्रेवरी के साथ प्रेजेंट किया। वंदे मातरम अखबार जल्द ही पूरे भारत में लोकप्रिय हो गया। वंदे मातरम की तारीफ करते हुए लाला लाजपत राय ने अपने एक पत्र में लिखा था, कोट अनकोट, मैं अपने मित्रों और बाकी सब लोगों से जब भी मिलता हूँ, उनके आगे मैं आपके इस बेहतरीन पेपर की सिफारिश करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता। ये अखबार एक शानदार काम कर रहा है, ये लंबे समय तक चलता रहे, यही मेरी हार्दिक प्रार्थना है। दोस्तों, वंदे मातरम ने भारत में ऐसी जागृति और ऐसी क्रांति की आग जलाई कि बच्चा बच्चा, जवान जवान, हर व्यक्ति वंदे मातरम का इंतज़ार करता था और उसके आर्टिकल्स पढ़ के स्वयं को भारत माँ के सुपुर्द कर देता था अंग्रेज़ों से मुक्ति दिलाने के लिए। ये था प्रभाव श्री औरोबिंदो और उनके लिखे हुए लेख जो वंदे मातरम में छपते थे। लेकिन ब्रिटिश सरकार को ये मंजूर नहीं था। अगस्त 1907 में औरोबिंदो पर सेक्शन 124A ऑफ इंडियन पीनल कोड फॉर सेडिशन एज द एडिटर ऑफ वंदे मातरम का मुकदमा चलाया गया। ध्यान से देखिए, तब में और अब में क्या आपको बहुत फर्क नजर आता है? जब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को यह खबर मिली तो उन्हें लगा कि औरोबिंदो के स्वतंत्रता संग्राम की यात्रा अब समाप्त हो चुकी है। उनके कंट्रीब्यूशन को ट्रिब्यूट देने के लिए गुरुदेव ने एक कविता लिखी जिसका शीर्षक था नमस्कार, जिसमें उन्होंने श्री औरोबिंदो को भारत की आत्मा की आवाज बताया, उनके बलिदान को श्रद्धापूर्वक नमन किया और उन्हें राष्ट्र का मार्गदर्शन करने वाली एक शांत लेकिन शक्तिशाली बल के रूप में मान्यता दी। उन्होंने औरोबिंदो को अंधेरे में एक जगमगाता सितारा बताया जो चुपचाप भारत के स्वतंत्रता संग्राम का भारी बोझ उठाकर अपने कंधों पर चल रहा था। दोस्तों, गुरुदेव उन्हें केवल एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरी के रूप में नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल गाइड के रूप में देखते थे। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी इनर स्ट्रेंथ और फोरसाइट दूसरों के लिए रास्ता रोशन किया करती थी। शायद गुरुदेव समझ गए थे कि औरोबिंदो की क्रांति केवल राजनीतिक नहीं है, आध्यात्मिक भी है। और दोस्तों, मैंने भी खुद श्री औरोबिंदो को बहुत पढ़ा है। मैं एक बात बताऊं, कोई भी राजनीतिक क्रांति बिना आध्यात्मिक शक्ति के आ ही नहीं सकती। अगली सुबह औरोबिंदो को जमानत पर रिहा कर दिया गया। मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड ने फैसला सुनाया कि प्रोसिक्यूशन ये साबित करने में विफल रहा है कि औरोबिंदो एडिटर थे। पूरा देश जानता था कि वंदे मातरम का एडिटर कौन था, लेकिन जब मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की सुनवाई सामने आई तो
तो गुरुदेव हैरान रह गए और ये जानने के लिए कि कैसे औरोबिंदो ने अंग्रेजों को बेवकूफ़ बनाकर केस जीता, वे उनसे मिलने औरोबिंदो के घर पहुंच गए। दोस्तों, औरोबिंदो उनके भाइयों से उस वक्त बातचीत कर रहे थे। तभी उन्हें रवि बाबू के आगमन का संदेश आया। वे तुरंत सामने के हॉल में उनका स्वागत करने के लिए बाहर आए। गुरुदेव ने अपने दोनों हाथों से औरोबिंदो को गले लगाया। उनकी आंखें नम थीं और सरकास्टिकली उन्होंने कहा कि माशाय अमाय फान की दिलेन। इसका मतलब है, क्या बात है जनाब, आपने तो चकमा दे दिया। औरोबिंदो ने भी हंसते हुए इंग्लिश में कहा, नॉट फॉर लॉन्ग। इसके बाद गुरुदेव काफ़ी देर तक श्री औरोबिंदो के साथ बातचीत करते रहे और पता लगाया कि किस तरह औरोबिंदो के आदमियों ने बचे हुए डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस को जला दिया था, जिसका इस्तेमाल औरोबिंदो के खिलाफ किया जा सकता था। दोस्तों, 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड पर असैसिनेशन अटेम्प्ट करने के केस में पुलिस ने मुजफ्फरपुर बॉम्ब थ्रोइंग इंसिडेंट के तार औरोबिंदो और अनुशीलन समिति से जोड़ दिए। 2 मई 1908 की सुबह पुलिस ने मुरारी पुकुर रोड पे 32 छापे मारे और बम, हथियार इत्यादि बरामद किए। औरोबिंदो को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें अलीपुर जेल भेज दिया गया, जहां वे लगभग 1 वर्ष तक जेल में रहे। उन्हें एक छोटी बिना खिड़की वाली स्पेशल सॉलिटरी सेल में रखा गया, जिसे 6 डिक्रीज का हिस्सा कहा जाता था, जो सीवियर पनिशमेंट के लिए स्पेशल सॉलिटरी सेल्स थे। हालांकि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के साथ ऐसा व्यवहार कानूनन गलत था, लेकिन क्रांतिकारियों के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट इन नियमों को अक्सर अनदेखा कर देती थी। दोस्तों, यही वो दर्दनाक साल था जो उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। यहीं सॉलिट्यूड में उन्होंने डीप सेल्फ रियलाइजेशन और स्पिरिचुअल अवेकनिंग का अनुभव हुआ। अपने इस अनुभव को उत्तर पारा, जो उन्हीं की पुस्तक है, उसमें दिए हुए अपने भाषण में वे बताते हैं, जब मुझे गिरफ्तार किया गया था तो थोड़ी देर के लिए मैं हिल गया था, क्योंकि मैं ईश्वर के इरादों को समझ नहीं पा रहा था। इसीलिए मैं एक पल के लिए लड़खड़ा गया और ये अपने दिल में जोर से चिल्लाया, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे लगा कि मेरे पास अपने देश के लोगों के लिए काम करने का एक मिशन था और जब तक वो पूरा नहीं हो जाता, प्रभु आप मेरी रक्षा करेंगे, तो फिर आखिर मैं यहां क्यों हूं। एक दिन बीता, फिर दूसरा दिन बीता, फिर तीसरा, फिर चौथा। तब मेरे अंदर एक आवाज आई, प्रतीक्षा करो। और फिर मैं शांत हो गया और प्रतीक्षा करने लगा। मुझे 1 महीने के लिए एकांत कोठरी में रखा गया। वहां मैंने दिन रात प्रतीक्षा की। मुझे तब याद आया कि मेरी गिरफ्तारी से 1 महीना या उससे भी पहले मुझे सभी चीज़ों को एक तरफ रखकर एकांत में जाने और अपने अंदर झांकने का आदेश आया था। मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने मुझसे फिर से बात की और कहा, कोट अनकोट, जिन बंधनों को तोड़ने की तुम में शक्ति नहीं थी, उन्हें मैंने तुम्हारे लिए तोड़ दिया है, क्योंकि ये मेरी इच्छा नहीं है और ना ही मेरा कभी इरादा था। मेरे पास तुम्हारे लिए एक दूसरा काम है और वो उसी के लिए मैं तुम्हें यहां लाया हूं, वो सिखाने के लिए जो तुम स्वयं नहीं सीख सके। फिर उन्होंने गीता मेरे हाथों में रख दी। उनकी शक्ति मेरे अंदर प्रवेश कर गई और मैं गीता की साधना करने में सक्षम हो गया। दोस्तों, जेल में बिताया गया ये समय श्री औरोबिंदो के जीवन को पूरी तरह से बदल देने वाला था। कैसे बदला उनका जीवन, कैसे बाहर आए वो जेल से, अगले एपिसोड में मैं ये आप सबको बताऊंगा कि किस तरह उन्होंने इस कठिन कानूनी लड़ाई से अपनी रिहाई हासिल की और कैसे जेल के दौरान हुए अपने गहरे आध्यात्मिक अनुभवों ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। आपने ये लंबा एपिसोड सुना, लेकिन जब आप इसका अगला एपिसोड सुनेंगे तो आप स्वयं अपने जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन पाएंगे, क्योंकि श्री औरोबिंदो सिर्फ एक दार्शनिक नहीं, एक क्रांतिकारी नहीं, एक महान जर्नलिस्ट नहीं, बल्कि वो ज्वाला है जिसने लाखों करोड़ों लोगों का जीवन परिवर्तित कर दिया। दोस्तों,
ये एपिसोड अगर आपको पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करिए। और मैं ये आपसे इसलिए भी विनती कर रहा हूँ कि ये हुल्लड़ के ज़माने में, शोर के ज़माने में, गाली गलौज लड़ाई के ज़माने में इस तरह की अच्छी बातें कहीं नेपथ्य में खो जाती हैं। और मेरी कोशिश यही है कि इन दबी हुई चीज़ों को निकाल के उनमें आत्मा डाल के आप तक लाऊं। तो अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप हमें सपोर्ट करिए, लोगों से शेयर करिए और साथ ही अपने विचार भी कमेंट्स में बताइए। लेकिन एपिसोड्स पूरे के पूरे देखिए। तो अगली बार फिर मिलते हैं ब्रूटली ऑनेस्ट के अगले एपिसोड में। तब तक वंदे मातरम।